जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करेविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि हम लोग कल रात में बिछड़े थे, है ना, और शुरुआत जो हो रही है दिन की वो भी आप लोगों के साथ ही हो रही है ना। तो लास्ट क्लास भी आपके साथ और दिन की शुरुआत भी आपके साथ, तो कितनी बढ़िया बात है ना। चलो एक बार जल्दी से मुझे बता दो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, उसके आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। हम्म, ओके। एक जूल बताना है सबसे पहले। एक जूल को देखो, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के ऊपर बात कर ली है। उसके बाद फिर हम देखेंगे जीरो वर्क। फिर आज की क्लास में हमें देखना है जीरो वर्क के एक्चुअली जो दो एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद फिर आज की क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे ऊर्जा, ठीक है। तो वर्क आपका आज की क्लास में खत्म हो जाएगा और ऊर्जा हम स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। फिर ऊर्जा देखेंगे, मैकेनिकल, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ना, ये सब देखेंगे। चलिए, तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे बच्चों। एक जूल क्या होता है, देखिए, 1 जूल, एक जूल की बात हो रही है। बच्चे देखो क्या होता है, ध्यान से इस बात को समझेंगे। एक जूल की डेफिनेशन, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला आप जानते हो, अगर आप उस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप बड़ी ही आसानी से अपने इस आंसर को कर पाएंगे, ठीक है। तो समझो जरा इस बात को। जब तक सुशांत एनर्जी नहीं सीखोगे बच्चे, तब तक पावर कैसे सीख लोगे? हाँ, सब्र करोगे सुशांत की नहीं? आप जानते हैं कि जो पावर होती है वो क्या होती है? एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, इसे पावर कहते हैं। तो ई अपॉन टी अगर पावर है, तो ई अपॉन टी पावर सीखने के लिए पहले किसको सीखना पड़ेगा? पहले इसको सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? जब तक आपको यही नहीं पता एनर्जी क्या है, तब तक पावर कैसे कर लोगे आप? बताओ, हैं? तो थोड़ा सब्र करो। आप लोग तो बस आते ही किताब देख ली, एक पन्ने के अंदर कुछ लिखा हुआ है और डाल दिया टीचर के सामने कि ये भी पढ़ाओ। समय के साथ चीज़ें होती हैं। समझ में आया सुशांत? नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो किसी से भी। देखो बेटा, अगर हम बात करें एक जूल, तो हम वर्क की बात करें, मतलब एक जूल कार्य क्या होता है ये तो जानना चाहते हैं। तो आप जानते हो कि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। आपके लिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, एफ, है ना, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, पॉजिटिव वर्क की हम बात कर रहे हैं, तो W बराबर क्या आता है हमारे पास? W बराबर एफ इंटू एस आता है। ये बात आप जानते हो, यानी कि W बराबर एफ इंटू एस, ये फॉर्मूला आपने कल प्रूफ किया, ठीक है, मतलब आपको पता है। अब आप जानते हो बच्चों कि F क्या है? F, F यहाँ पर बल है, और S क्या है? S उस दिशा में किया गया विस्थापन है यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और ये एक पॉजिटिव वर्क है। ये बात आप जानते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई W का मतलब होता है जूल। वर्क, वर्क की यूनिट क्या है? वर्क की यूनिट है जूल। या तो आप न्यूटन इंटू सेकेंड कह लीजिए, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर कह लीजिए, वो भी जूल है। और अगर आप न्यूटन इंटू मीटर नहीं कहना चाहते, ठीक है, तो आप नॉर्मल जूल कह सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। वो भी नहीं कहना चाहते तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर कह लीजिए, वो भी तो जूल है। अब हम जानते हैं कि ये वर्क जो है जूल में आएगा, और वो भी कितना आना चाहिए बच्चे? 1 जूल आना चाहिए। वर्क को कितना आना चाहिए? 1 जूल आना चाहिए। तो अगर बच्चे ये वर्क 1 जूल आना चाहता है, तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि फिर फोर्स भी कितना हो? फोर्स भी बेटा 1 न्यूटन हो। और अगर ये जो एस आप देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जो आप देख रहे हो, अगर वो 1 मीटर हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 1 मीटर हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि अगर 1 न्यूटन और 1 मीटर का आपस में गुणा कर दिया जाए, तो क्या आएगा?
बेटा 1 × 1 का मतलब 1 आएगा, और न्यूटन इंटू मीटर का मतलब बच्चे जूल होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 जूल। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी से पहले यस करो। यहाँ तक सारे के सारे बच्चे पहले एक बार यस करें और फिर बताएं कि हाँ भाई यहाँ तक चीज समझ में आई कि नहीं आई। स्वाति, क्लास बेटा बिल्कुल लाइव है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है? आपके यहाँ से बफरिंग होगी। एक तो यार मेरे को सुबह का टाइम प्यास बहुत लगती है। क्लियर है? ओके, सबको क्लियर हो गया? तो यहां से हम 1 जूल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताओ, 1 जूल की डेफिनेशन यहां से निकाली जा सकती है। डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी वस्तु पर, ध्यान समझो, यदि किसी वस्तु पर या यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर, कुछ भी कह लीजिए, या किसी पृष्ठीय सतह पर कह लीजिए, 1 न्यूटन का बल लगाने से, भाई बल कितना है? 1 न्यूटन का। मान के चलो ये कोई वस्तु है, अगर मैं इस वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाऊं और उस 1 न्यूटन के बल के चलते ये वस्तु बेटा 1 मीटर विस्थापित हो जाए। भाई यहाँ पे ये क्या था? ये विस्थापन ही तो होता है। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को ही तो कार्य बोला गया था, ये बात आप जानते हैं। तो हुआ क्या कि यदि किसी पृष्ठीय सतह पर या यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय सतह पर या फिर उस वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आसान है। 1 जूल की डेफिनेशन क्या हुई कि यदि किसी पृष्ठीय सतह पर, ठीक है, या वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उस बल के चलते यदि वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस पृष्ठीय सतह पर या उस वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो 1 जूल है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो देखो बच्चे, कुछ भी रटना नहीं है। हर एक फिजिक्स के अंदर सबसे अच्छी खास बात यही है कि जो चीजें आपके सामने हैं वो बहुत ही रियल वे में है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिजिक्स तो साफ साफ दिखाती है कि जो जो चीजें हैं, देख लो, है ना? चलिए, तो सबको क्लियर है? तो आइए लिखते हैं इस बात को। यदि किसी वस्तु या पृष्ठीय सतह या वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाया जाए तथा इस बल के होते हुए अधीन होते हुए मतलब अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इस बल के अधीन होते हुए वह वस्तु वह वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से वह वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। एक मीटर विस्थापित हो जाती है। तो उस वस्तु पर किया गया कार्य
1 जूल होता है। ठीक है, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होता है। ठीक है भाई, तो ये है आपके ये है आपके जूल की परिभाषा, 1 जूल की परिभाषा। ठीक है, ये आपकी 1 जूल की परिभाषा है। सही है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। यहाँ देखो, इफ अगर हम क्या करें, अगर हम बेटा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसी स्थिति में W बराबर आएगा F इंटू एस इंटू में कॉस 0। भाई थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा बच्चे W बराबर F इंटू एस। ये बात आप जानते हैं। तो जब W बराबर F इंटू एस आ गया तो हमने क्या करा, क्या करा है हमने, हमने बेटा ये करा है कि इस F को हमने क्या करा है, 1 न्यूटन रखा है। और ऐसे ही बच्चा हमने हमने इस S की वैल्यू भी 1 मीटर रखी है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बच्चा ये आ गया 1 जूल, ये आ गया 1 जूल। सही है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 1 न्यूटन और 1 मीटर के कारण ये जो वैल्यू है आपकी वो 1 जूल आई है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 1 जूल आई है। एक छोटा सा फिगर आपके सामने रखता हूँ, देखिए ध्यान से। मान के चलिए कि ये एक पिंड है और इस पिंड के ऊपर बेटा 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। मान के चलो इस पिंड के ऊपर क्या है, 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है, इस पिंड के ऊपर बेटा 1 न्यूटन का बल लगाया गया। एरो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, लाइक दिस। तो ये क्या है, ये बल है। दिस इज 1 न्यूटन फोर्स। दिस इज F बराबर 1 न्यूटन बल है बेटा। तो ये F बराबर 1 न्यूटन फोर्स लगाने से क्या हुआ, अगर ये वस्तु बेटा अपनी प्रारंभिक स्थिति से 1 मीटर विस्थापित होती, सिर्फ 1 मीटर। स्थितियां क्या हैं, ध्यान से देखो। इफ दिस इज दीज आर पॉइंट्स A एंड B, अगर ये पॉइंट्स जो आप देख रहे हो, अगर आपके ये पॉइंट्स बेटा A और ये पॉइंट्स आपके B हैं, तो विस्थापित होने के बाद की कंडीशन क्या है, देखो विस्थापित होने के बाद की कंडीशन है ठीक है, विस्थापित होने के बाद की कंडीशन कुछ ऐसी है, देख रहे हो। और क्या हुआ भाई, ये पॉइंट्स आ गए आपके C और D, दिस इज C और दिस इज D। तो अब जो आप देख रहे हो कि भाई विस्थापन कहाँ से कहाँ होगा, विस्थापन होगा बच्चे A से लेकर C तक का। मानते हो कि नहीं मानते हो, विस्थापन आपका यही पूरा है कि नहीं है। दिस इज योर विस्थापन, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये विस्थापन है। अगर मैं A को ही मेंशन करूँ, मैं B से D को मेंशन ना करूँ, आपको पता है। तो ये जो विस्थापन हुआ बच्चे, जो D है, स्मॉल d या स्मॉल s कह लो, ये बराबर हो गया 1 मीटर। तो हमने क्या बोला, हमने जानबूझ के बोला कि अगर इस वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाने से ये वस्तु बेटा 1 मीटर ही विस्थापित हुई है, इसका मतलब इस वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया है। सही है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं, अच्छा सा ध्यान रखिए। ये वो कोई वस्तु है
जिस पे बल लगाया गया है। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट 1 जूल वर्क। और बताओ जल्दी से, समझ में आया? अच्छे, सबको समझ में आ गया कि 1 जूल क्या होता है? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दर्द है? यहां तक किसी को कोई दर्द? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने 1 जूल वर्क को देख लिया है, तो अब हम अपने पुराने वाले जो कंसेप्ट चल रहे हैं उनको कंप्लीट करने में चलते हैं। जैसा कि आप देखो, आपने टाइप्स ऑफ वर्क को पढ़ा, तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या था? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हम पहले ही पॉजिटिव और नेगेटिव को देख चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं जीरो को। आप जानते हैं कि यदि लगाए गए बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा अगर एक ही होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो 0 डिग्री है, सॉरी, हाँ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और वो पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, ये हमने कल बात पढ़ी। यदि लगाए गए बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो वो एक नेगेटिव वर्क कहलाता है, क्योंकि आप जानते हैं कॉस 90 के बाद जीरो माइनस होने लगता है। मतलब कॉस 90 के बाद जैसे वैल्यू आएगी, कॉस 91 से लेके कॉस 180 तक, वो -1 में चलने लगती है। ठीक है। सुशांत जी कह रहे हैं कि कल स्कूल में मेरा टेस्ट था फिजिक्स का, मैंने 20 में 19 मार्क्स आए हैं। देखो, सीधी सी बात यह है, अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमको खुशी होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि किस लेवल का पेपर था। ठीक है, इस बात में भी बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई है। मान के चलिए बहुत ही आसान पेपर दे दिया, तो आप लोग आसानी से कर ही लोगे। पेपर का लेवल होना चाहिए जिसमें हार्ड क्वेश्चंस भी हों, जिसमें आसान क्वेश्चंस भी हों, जिसमें मॉडरेट क्वेश्चंस भी हों। उसके बाद जब आप देते हैं अपना टेस्ट, तो फिर पता लगता है। ठीक है। खैर, अगर आपने अच्छे से किया है तो मैं मान के चलता हूँ कि चलो बढ़िया ही रहा होगा। ठीक है, चलो, तो ये वाली बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है बच्चों शून्य वर्ग। शून्य वर्ग, शून्य कार्य, जीरो वर्ग। जीरो वर्ग, समझो भाई, क्या होता है ये जीरो वर्ग, क्या होता है ये शून्य कार्य, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात को समझो। ठीक है, सिंपल सी बात को समझो। अगर कभी ऐसा हो जाए कि बल लगा ऐसे, है ना, बल लगा ऐसे और विस्थापन हुआ ऐसे, देख रहे हो? अगर बल लगा ऊपर, विस्थापन हुआ ऐसे, तो सिंपल सी बात है, ये जो कंडीशन होती है ये 90 डिग्री की कंडीशन। आप खुद देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच का एंगल कितना है? ये 90 डिग्री। अगर यहाँ पे लेट से फोर्स यहाँ जा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो यहाँ जा रहा है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, लेकिन वस्तु में जो विस्थापन है वो ठीक 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति में बच्चे हम बोलेंगे कि यार, जो कार्य है वो बिल्कुल जीरो है। कार्य जो है वो बिल्कुल जीरो है। मान के चलिए फोर्स ऊपर ना लग के फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन विस्थापन अभी भी यहां पर है, तो अभी भी देखिए, फोर्स ऐसे, विस्थापन ऐसे, तो अभी भी एंगल 90 डिग्री है, कोई समस्या की बात नहीं है ना? कार्य जीरो। कल को फोर्स ऐसे लग रहा है लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है, तो अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगेन काम कितना? जीरो। ठीक है, कल को फोर्स ऊपर लग रहा है और विस्थापन अभी भी यहां पर है, अगेन क्या हो गया? अगेन कार्य हो गया जीरो। क्यों?
ऐसा इसलिए हुआ बच्चे क्योंकि W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा, ये वाली बात आप जानते हैं, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा बच्चे। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि चलो F की वैल्यू होगी, S की वैल्यू होगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जब ये वस्तु के ऊपर ऊपर फोर्स आपने लगाया तो लेट से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जब ये वस्तु विस्थापित हुई तो लेट से मान लेते हैं 2 मीटर विस्थापित हुई अपनी प्रारंभिक स्थिति से, तो नो डाउट मेरे पास 2 न्यूटन और 2 मीटर वैल्यू तो है। लेकिन समस्या क्या हो गई, समस्या हो गई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, देखो तो कॉस 90 आपने रख दिया। ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा कि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है बच्चे वो कितनी होती है, वो 0 होती है। इसको याद कर लो, वैल्यूज मैंने लिखवाई थी आपको, कॉस 0 1, कॉस 90 0, और कॉस 180 -1। कॉस जो कोसाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, जो कोसाइन आपका सेगमेंट है, इसमें 0 डिग्री से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। 0 डिग्री पे जैसे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कहाँ पर होती है, 0 डिग्री पे 1, 1 के ऊपर वैल्यू हो ही नहीं सकती। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और सबसे लीस्ट जो होती है वो माइनस होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। तो क्या हुआ, तो कॉस 90, तो क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो अब 2 × 2 × 0 क्या कर लोगे बताओ, मल्टीप्लाई करके भी क्या कर लोगे, आंसर क्या आना है 0, आंसर क्या होगा 0 जूल। बात समझ में आई। तो क्योंकि एंगल अगर कभी 90 डिग्री हो जाए बच्चे, किसके किसके बीच में, लगाए गए बल और लगाए हुए विस्थापन, लगाए गए बल मतलब वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु में होने वाले विस्थापन, इन दोनों के बीच का कोण बेटा अगर 90 डिग्री होता है, तो ध्यान, सिंपल सी बात हमें इतनी देनी है कि इस 90 डिग्री विस्थापन के कारण बेटा जो कार्य है वो शून्य हो जाता है, ठीक है, कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब इस बात को समझो, मान के चलो, इसको देखा सबने, इसको देखा किसी ने, ये दो प्राणी होते हैं, इनको देखा आपने कभी, इनको देखा है कभी, ये दो प्राणी हैं, इस दुनिया में ही पाए जाते हैं, आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। देखा है, ठीक है। समझने वाली बात यह है, ठीक है, समझने वाली बात यह है कि ये जो प्राणी हैं, ये जो दोनों प्राणी हैं, ये क्या करते हैं उस बात को समझो। मान के चलो ये है, ये एक धोबी है, इस धोबी ने क्या कर रखा है, इस धोबी ने अपने सर के ऊपर किसी ने कपड़े दिए होंगे कि भैया धुलवा लाओ, है ना, कपड़े दिए होंगे किसी ने, तो इस प्राणी ने क्या कर रखा है, इस प्राणी ने ढेर सारे कपड़े अपने सर के ऊपर लाद रखे हैं। थोड़ा काम खराब हो गया, इसके हाथों को नीचे ना करके ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि पकड़े भी तो है, पता लगा सर्कस में काम करता है, कोई जरूरत नहीं पकड़ने की। हाँ, अब क्या कर रखा है इस धोबी ने, इस धोबी ने क्या कर रखा है, इन कपड़ों को पकड़ रखा अपने सर के ऊपर, इस बात को समझो ध्यान से, ठीक है। और ये जो है, चलो इसकी आंखें थोड़ी ऐसी बनाते हैं कि आपको लगे कि ये उधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी जो धोबी है ये उधर की तरफ जा रहा है, मान के चलो, ठीक है। अब अगर ऐसे जा रहा है तो इसके जाने की जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चे, इस प्राणी के जाने की जो डायरेक्शन है वो ये है, मान के चलो ये उधर की तरफ जा रहा है, तो इसकी जाने की डायरेक्शन वहां हो गई। और ये जो बल लग रहा है इसके ऊपर, जो कपड़े इसने डाल रखे हैं इतने ढेर सारे, है ना, वो बेटा फोर्स कहाँ लगा रहे होंगे भाई, कपड़ों का वेट कहाँ लग रहा होगा, कपड़ों का वेट तो नीचे लग रहा होगा, बताओ, कपड़ों का वेट ठीक नीचे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, है लग रहा होगा। तो ऐसे में मैं क्या कह सकता हूं, ऐसे में ये कहूंगा मैं कि भाई लगाए गए बल तो ये है, लगाए गए बल की दिशा तो ये है भाई, वेट जो है किसी भी वस्तु का जो भार है बच्चे, वो कहाँ होता है, वो हमेशा वो हमेशा एक बल होता है, किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो हमेशा एक बल होता है, आपको पता है। तो ये इन कपड़ों का भार भी कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, वेट तो हमेशा ग्रेविटी के कारण नीचे लगता है, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो आप लोग, तो ये बल नीचे की तरफ लगा, और इस बल के रेस्पेक्ट में ये प्राणी चल कहाँ रहा है, इस दिशा में चल रहा है, मैंने खुद बोला आपको कि इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चले, बाहर की तरफ चले, ठीक है, कैसे भी चले 90 डिग्री पे ही होगा,
इस बात को समझो। अब अगर ये ऐसे टेढ़ा चलने लगे तो नहीं, अगर टेढ़ा चलने लगेगा तो फिर अब आप चले गए क्लास 11th के अंदर, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, फिर वहां पे क्या होगा, वहां कंपोनेंट लेने पड़ जाएंगे, एंगल लेना पड़ जाएगा, वहां नहीं जा रहे हम अभी। ठीक है, हम सिर्फ ये मान चले कि 90 डिग्री पे चलेगा। तो अगर 90 डिग्री पे चलेगा तो भैया ये बल क्या है, बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण क्या कोई कार्य हुआ, बताओ, क्या कोई कार्य हुआ? है बच्चों? और अगर कार्य हुआ तो कितना हुआ, जरा बताओ जल्दी से, कार्य कितना हुआ? बल लग रहा है नीचे की तरफ, ये व्यक्ति जा रहा है आगे की तरफ, है ना, 90 डिग्री का गैप है दोनों के बीच में, बल और विस्थापन में। तो आंसर क्या हो गया, कोई काम नहीं, यानी कि जीरो वर्क। सही है, वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया एकदम जीरो। ठीक है, हाँ जी।
क्यों नहीं आ रही वॉइस भाई? अब आ रही है? हाँ भाई, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई यदि किसी वस्तु, मतलब या यदि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाला बल तथा उस बल के कारण उस वस्तु में हुए विस्थापन में विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण है, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। ठीक है। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, भाई कोण कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 90 होगा सिर्फ तभी होगा, याद रखना। तो एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो एफ एस का भी मल्टीप्लाई करा के जीरो में क्या कर लोगे? जीरो ही आएगा। ठीक है। अभी क्लियर हो गया सभी को? बताओ एक बार, क्लियर है? क्या डाउट है सुशांत? फॉर एग्जाम्पल ये कोई वस्तु है, ये इस वस्तु की कुछ स्थितियां हैं। टाइम बाय टाइम विस्थापन हो रहा है इनमें, लेकिन बस समस्या क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इस पर जो लगने वाला बल है वो किस दिशा में लग रहा है? लगने वाला बल लग रहा है इस दिशा में, देख रहे हो? बल लग रहा है इस दिशा में, और विस्थापन का हो रहा है? विस्थापन हो रहा है उस दिशा में। देखो, विस्थापन is taking place in this direction only. So if the Visthapan is taking place in this direction and the force is applied vertically downwards, in that case the angle between these two vector quantities is 90 degree. See, this particular angle is what? How much angle do we have? This much is 90 degree, right? So since the angle between these two vector quantities is 90 degree, and as per the definition we can say that the force applied and the direction of displacement, they are at 90 degree. That's why we can say the value of theta is 90 degree. Since cos theta cos 90 will be 0, so hence the complete value is going to be 0. That means no work is going to take place. ठीक है, यहाँ पे कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। कार्य बराबर 0, 0 जूल। ये वस्तु की स्थितियां हैं, मतलब वस्तु पहले ए पे खड़ी थी, ये पहले मान के चलो ये वस्तु की ए नाम की स्थिति है, फिर वस्तु की ये बी नाम की स्थिति है, फिर सी नाम की स्थिति है। तो वस्तु चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो बल है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जो बल है वो भी कैसे लगता जा रहा है? बार बार बल भी ऐसे, हमेशा ऐसे ही लग रहा है। बल 90 डिग्री पे ही लग रहा है। देखो आप, हर केस में व्यक्ति भार को उठा के कहीं पे भी जाता जाए, फर्क नहीं पड़ता बल, लेकिन ऐसे ही लग रहा है बार बार। देख रहे हो, नीचे की तरफ लग रहा है, विस्थापन वहां हो रहा है। ठीक। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो। डिस्प्लेसमेंट कहाँ जीरो हुआ है? डिस्प्लेसमेंट तो है, डिस्प्लेसमेंट तो है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। बट तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो, बट अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो
तुमको पता तुमने क्या लिखा है? सर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो। बट अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे वर्क नहीं कहेंगे ना। अच्छा ये सवाल है। देखो भाई, वर्क होने के लिए वस्तु का उसके प्रारंभिक स्थान से हटना जरूरी है, विस्थापन होना जरूरी है। बिकॉज अगर विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन मतलब क्या है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में बदलाव होना चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। अब अगर आप खड़े हो गए हो एक ही जगह पे, मान के चलो कपड़े लेके मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा झांकी देखने जाते हो जन्माष्टमी में? बताओ एक बार, जन्माष्टमी में झांकी वगैरह देखने जाते हो, गए होगे, ठीक है? बचपन में बच्चों को बहुत क्रेज होता है, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमको झांकी दिखाने लेके गए होंगे, हमारे मम्मी पापा भी लेके जाते थे। तो क्या हुआ कि जब हम एक बार गए तो हमने वहां पे क्या देखा, हमने वहां पे देखा कि एक सीन बन रखा है, बारिश हो रही है, ठीक है, दो चार द्वारपाल खड़े हुए हैं, जेल है ना, और जेल खुला है, अंदर जो माता जी हैं बैठी हुई हैं, और जो वासुदेव है वो श्री कृष्ण को लेकर ऐसे खड़े हुए हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि वो जा रहे हैं। तो अब सिर पे ऐसे लेके खड़े हुए हैं, उसमें झांकी में तो ऑब्वियस सी बात है, रियल के तो है नहीं, तो झांकी में ऐसे दिखा रहे हैं, आप समझ जाओ कि जा रहे हैं। तो ऐसे जब वो खड़े हैं झांकी को लेके, तो जो कान्हा जी हैं उनके सर पे हैं, ठीक है, ऊपर से शेषनाग आए हुए हैं। तो कान्हा जी जब उनके सर पे हैं तो कान्हा जी का बल होगा कि नहीं होगा, वेट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, छोटे थे भले तो भी वेट तो होगा। तो कान्हा जी का वेट सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन उस झांकी में दिखाया गया है कि वासुदेव जो है उनके पिता हैं वो खड़े हुए हैं एक जगह पे, चल नहीं रहे। तो अगर खड़े हुए हैं तो इसका मतलब इस स्थिति में विस्थापन नहीं हो रहा। मान के चलो मैं ऐसे खड़ा हूँ कान्हा जी को लेके, है ना, अब कान्हा जी का वेट तो नीचे लग रहा है, लेकिन विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो विस्थापन जीरो हो गया इस बार। तो जब इस बार विस्थापन ही ऐसे जीरो हो गया तो भी सारी की सारी चीजें क्या हो गई, जीरो हो गई। तो बल मतलब कार्य तो हुआ ही नहीं ना। कार्य होने के लिए बल और बल के साथ साथ विस्थापन दोनों चाहिए, ठीक है भाई। अब एक धोबी आए तुम्हारे घर में, ठीक है, तुमने उसको कपड़े दे दिए, उसने लाद लिए अपने सर के ऊपर। अब जब भाई उसने अपने सर के ऊपर लाद लिए हैं, क्या लाद लिए हैं, जब उसने अपने सर के ऊपर कपड़े लाद लिए तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में मान के चलो तुमने उसको बोला कि और भाई पानी वानी पियोगे, कहता हाँ जी पिला दो। अब पानी पीने के बहाने तुम उससे 2 मिनट बात करने लगे, उसने अभी भी कपड़े अपने सर पे टांग रखे हैं, तो वो बल तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन तुम उससे बात कर रहे हो तो वो चल तो रहा नहीं है। तो अगर वो नहीं चल रहा तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, विस्थापन शून्य। विस्थापन शून्य तो बस लग गई लंका। समझ में आ रही है? हो गया सब कुछ जीरो, वर्क भी जीरो हो गया। तो वर्क के जीरो होने के दो कंडीशंस हैं, ठीक है, एक तो ये जीरो हो रहा है और एक थीटा जीरो हो रहा है, थीटा 90 हो रहा है। दो जीरो है, मतलब दो कारण है बल के जीरो होने के, दो कारण है कार्य के जीरो होने के। आमतौर पे फोर्स को जीरो नहीं करा जाता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। फोर्स आमतौर पे जीरो नहीं करते, विस्थापन को भले कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं। उदाहरण एक, उदाहरण एक, मान के चलो कि एक ये मजदूर है, किसी का घर बन रहा है, इसने अपने सर के ऊपर कई सारी ईंटें लाद रखी हैं, ठीक है, इसने अपनी सर के ऊपर बेटा कई सारी देखो ईंटें ब्रिक्स वगैरह लाद रखी हैं। ईंटें समझते हो ना, ईंट वगैरह, ब्रिक्स,
वो सब इसने बेटा लाद रखी हैं। और ये जो प्राणी है लाद के बस इंतजार कर रहा है कि हम इन ईंटों को बस अभी पटक देंगे, है ना, इन ईंटों को भी पटक देंगे नीचे। तो ये खड़ा हो गया बेचारा। और जब, लेकिन खड़ा होने से पहले ऑब्वियसली ये ईंटों को लेकर आया होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है बात कहीं ना कहीं। ये ईंटों को लेके आ रहा है ना। तो अभी अगर ईंटों को, ब्रिक्स को लेकर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा भाई, इन ईंटों का जो बेटा बल है, इन ईंटों का जो बल है वो कहाँ लगेगा, ये ईंटों का जो वेट है, बल का मतलब इन ईंटों का वेट, तो ऑब्वियस सी बात है इन ईंटों का वेट लगेगा नीचे की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ इन ईंटों का वेट लगेगा, तो क्योंकि वेट एक प्रकार का क्या है बच्चों, वेट तो एक प्रकार का बल है, तो ये बल कहने का मतलब है नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो ये बल नीचे की तरफ लगा दो भाई। तो अगर ये बल नीचे की तरफ लग रहा है तो कुछ ऐसे लगा, देखो ध्यान से, ये बल नीचे की तरफ लगा तो कुछ ऐसे गया, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता हुआ, इस व्यक्ति का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे होता हुआ ठीक नीचे की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, रुको, कोई नहीं। अभी दिखेगा शायद, देखो, तो ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ठीक नीचे की तरफ आ रहा है, सही है, एकदम ठीक नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर ये ठीक नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको एक बात और भी पता है क्या, बात आपको ये पता है कि इस व्यक्ति द्वारा जो विस्थापन है वो इस दिशा में, मान के चलो ये व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, या ये व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, मान के चलो कहीं भी दिशा में जाए, किसी भी दिशा में जाए, या व्यक्ति इधर की तरफ आ जाए, आपकी तरफ आ जाए, मान के चलो, है ना, तो भी क्या है, बल तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये व्यक्ति आपकी तरफ चल रहा है, तो ये बीच का कोण कितना हुआ, ये बीच का कोण हुआ 90 डिग्री। ये व्यक्ति का बल ऐसे और व्यक्ति चल रहा है आपकी तरफ ऐसे, तो बीच का कोण कितना है, 90 है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें, है ना। तो 90 हो गया तो इसका मतलब कार्य शून्य हो गया, खत्म बात। तो उदाहरण एक क्या है, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अपने सिर पर वजन लादकर सीधे चलता है, अब आप देखो, आपने मान के चलो 50 किलो की चावल की बोरी, ठीक है, सर बैग जा रहा है तो जीरो होगा, अरे बिल्कुल होगा, कहीं पे भी जाओ। अब आपने ऐसे पकड़ रखा है, आप चाहो तो इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, आप आगे चले जाओ, आप पीछे चले जाओ, 90 डिग्री का एंगल ही तो होना चाहिए यार गधे, इतना नहीं समझ पा रहे हो, है। तो देखो हुआ क्या, उस बात को समझो। चीजें ये हुई कि अगर व्यक्ति सीधा चल रहा है और उसने मान के चलो अपने सिर के ऊपर 50 किलो चावल की बोरी लाद रखी है, तो बेचारा 50 किलो चावल की बोरी से कितना थक जाएगा, सोचो, 50 किलो चावल की बोरी बहुत बड़ी चीज है, अपने सिर पे लाद रखी है उसने और चल रहा है। लेकिन अगर उस व्यक्ति से, उस मजदूर को तो पता नहीं, बेचारा अगर पढ़ा लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है मजदूरी तो नहीं कर रहा होता। ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी समस्याएं घर में आ जाती हैं कि आप पढ़े लिखे हो लेकिन तब भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो बेटा नहीं करना चाहिए, या कह लीजिए जो आप डिजर्व नहीं करते हो। अब वो जो मजदूर है, मान के चलो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, 50 किलो या 60 किलो चावल की बोरी उठा के चल रहा है। अब आप एकदम से पहुंचे और आपने उसको बोला कि यार इस जो बोरी का 50 किलो 60 किलो बोरी का वजन है वो कहाँ लग रहा है, तो बोलेगा भैया नीचे की तरफ लग रहा है वजन। क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, हैं, पढ़े लिखे नहीं होगा, वो यही बोलेगा अपनी गांव वाली भाषा में कि भैया नीचे की तरफ लग रहा है वजन, कहाँ लगे, और है नीचे ही तो लगे है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, उससे जब आपने ये बात पूछी कि यार तुम जब चल रहे हो तो विस्थापन कहाँ हुआ, अब वो बोलेगा यार अब ये व्यक्ति सही नहीं है। जब तक तुमने वजन की बात बोली उसको पता था वजन क्या होता है, जब तुमने विस्थापन की बात बोली बस अब उसके मन में बात आ चुकी है कि ये इंसान भाई साहब मजे लेने आया है,
है ना। अब विस्थापन तो उसको पता नहीं, मजदूर को बेचारे को, कि विस्थापन क्या होता है। चलो तुमने बता दिया कि विस्थापन भैया ये होता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में चली गई न्यूनतम दूरी। चलो ठीक है, वो भी समझ गया। अब तुमने उससे पूछा कि बताओ कार्य कितना हुआ, कार्य कितना हुआ। अब फिर वही चीज, कार्य सुना तो है, लेकिन बेचारा क्या बताए कार्य हुआ कितना। कार्य उसने नाम सुन रखा होगा, काम कार्य, है ना, लेकिन हुआ कितना वो बेचारा जानता नहीं है। अब फिर क्या बोलेगा, अरे हो गया होगा कुछ, है ना, हो गया होगा कुछ, उसने आपको ये बोल दिया। हो सकता है वो आपसे पूछ रहे, तुम ही बता दो भाई, ज्यादा पढ़े लिखे दिख रहे हो, तुम ही बता दो कार्य कितना हुआ। अब तुम एकदम से उसको बोल दिया तुमने कि जीरो, कार्य हो गया जीरो, है ना। 60 किलो का बेचारा वजन लाता था चावल की बोरी, और चल रहा था और तुमसे बात कर रहा था चलते चलते, तुम एकदम से उसको बोल दिए कार्य है जीरो। बेचारा बस वहीं है, वहीं उसकी चावल की बोरी गिर गई उसके पैर के ऊपर, वो बेचारा सकते में आ गया, एकदम सदमे में आ गया कि हैं, हम 60 किलो का वजन लाद के जा रहे हैं और हमारा कार्य जीरो। तो पता क्या बोलेगा, कि ससुर बेवकूफ हो तुम, है ना। तुमको कुछ नहीं आता, तुम पढ़े लिखे गवार हो, वो तुमको यही बोलेगा, देख लेना पक्की बात है, कि इतनी भारी बोरी अगर हमने लाद भी रखी है, तो उसके बाद हम अगर चल रहे हैं तो हमारा कार्य जीरो। अब उसको तो बेचारे को पता नहीं कि फिजिक्स क्या कहती है ना। तो फिजिक्स क्या बोलेगी कि भैया निकल लो यहाँ से, मतलब वो बोलेगा निकल लो यहाँ से, दिखना नहीं है, एक तो तुम्हारे चक्कर में बोरी गिर गई, चावल फैल गया, पहले इसको बीनो इसको बटोरो फिर लेके जाओ आगे, तो दौड़ा लेगा भाई साहब, है ना। तो वो वाली चीज होती, तो ऐसा कभी करना मत, ऐसा कभी करना मत। तो क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति सिर पर वजन, ठीक है, लाद कर सीधे चलता है, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यार राजू, नमकीन का मन नहीं है यार, वो है अपने पास बिस्किट, कौन सा है, ले लिया बढ़िया सा, ये खाते हैं। हाँ भाई, बताओ। सर जीव विज्ञान का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है। कौन सा नहीं चल रहा भाई, कौन सा नंबर का बता दो, दिखवा लेंगे। कौन सा नहीं चल रहा है, दिखवा लिया जाएगा, जल्दी से बताइए। ऐसा कुछ है क्या, जीव विज्ञान का वीडियो नहीं चल रहा। चलो उदाहरण दो, देखो। तुम सबने एक काम किया होगा, है ना, तुम सबने एक काम किया होगा, काम क्या किया होगा, पतंग उड़ाते थे बचपन में। भाई साहब हमने तो बहुत उड़ाई है। तो जब हम वो पतंग उड़ाते थे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, कई बार दूसरों की पतंगे आ जाती थी, है ना, दूसरों की पतंगे आती थी। और अगर हमारे पास पतंग नहीं है, या कहो है भी, तो भी क्या करते थे, लंगड़ बनाते थे, याद है ना, मार पत्थर वत्थर में धागा वागा सद्दी मांझा सब बांध बूंद के ऐसे ऐसे करके फेंकते थे, है ना, कि उसकी पतंग के ऊपर जाके डल जाए, और फिर तो हम ही हम राजा हैं। अच्छा यार, कई बार क्या होता था मेरे साथ, मेरा लंगड़ कट जाता था यार, इतना मतलब मजबूत उसका मांझा होता था कि कई बार अपना लंगड़ ही कट जाता था। तो भाई साहब फिर बड़ी मुश्किल होती थी। क्या होता था कि असल में वो जल्दी से बनता नहीं था पत्थर के ऊपर धागा, है ना। अब पत्थर के ऊपर धागा बांध रहे हो, बंध ही नहीं रहा ससुर जल्दी, और पता लगा डाला वो टूट गया कट गया जो भी है, अब फिर बांधो पत्थर में, तो बड़ी समस्या हो जाती थी पहले। तो खैर मैंने पतंगे बहुत लूटी हैं, मेरे को बहुत मजा आता था।
है ना। तो होता क्या है कि जब हम, बेटा ध्यान सुनो, जब हम लंगड़ को बांध के ऐसे कर रहे थे, है ना, तो जब ऐसे आप करके फेंकते हो तो हमें क्या करना, हमें फेंकने वाली कंडीशन पे नहीं जाना, हमें जाना है जब हमने ऐसे करा। तो अब आप देखो कि क्या हुआ, जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो हमारा लंगड़ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो हमें अब इसके ऊपर बात करनी है, यानी कि जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इस कंडीशन में क्या चीज हो रही है, ध्यान से देखना। इस कंडीशन में क्या चीज हो रही है, ध्यान से देखना बच्चे। अब जब ये आप घूम रहे हो तो ये क्या है, ये जो वस्तु है, जैसे मान चलो जब आप इसको घुमा रहे हो तो लंगड़ यहां पर आया, ठीक है, इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, फिर यहां आया, इस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में, ऐसे ऐसे मतलब फोर्सेस लग रहे हैं। इस बात को आप समझो। मैं ऐसे एक ना एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वो पाथ है, जब आप लंगड़ को घुमा रहे हो ऐसे ऐसे, ऑब्वियसली बात है मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता आपको बना के, मैंने उसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि जो लंगड़ था हमारा, ठीक है, या कोई भी ऐसी जो चीज थी, जो पत्थर वत्थर था हमारा, वो यहाँ पर कुछ ऐसे है। ऐसे होने का मतलब कैसे है, ये मान के चलो, ये कंडीशन थी एक, है ना, एक कंडीशन ये थी, फिर एक कंडीशन ये आई, फिर एक कंडीशन ये आई, फिर एक कंडीशन ये आई, एक ये है। क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रही। हाँ भाई, एक कंडीशन ये है, इस तरह से क्या है, इस तरह से बेटा ये पत्थर की कंडीशंस हैं। ये देखो, इस तरह से ये पत्थर की, वो जो डोरी में बांधा हुआ पत्थर था, ये उसकी कंडीशंस हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं तो हो क्या रहा है कि ये सेंटर से क्या है, सेंटर से डोरी बंधी हुई है। अब जब सेंटर से आपने डोरी बंधी हुई है तो देखो हो क्या रहा है बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। हो ये रहा है कि जब जब ये पत्थर घूम रहा है तो ये एक फोर्स लगा रहा है। जब जब ये पत्थर घूम रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है। देखो इस स्थिति में फोर्स की जो डायरेक्शन है बच्चे वो ये है। इस स्थिति में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है। ये एक काम करते हैं यार, मैं थोड़े लिमिटेड बनाता हूँ वरना समस्या आ जाएगी। बहुत सारे हो जाएंगे ना तो भी दिक्कत हो जाएगी। देखो मान चलो एक कंडीशन ये थी, एक बटा कंडीशन ये थी, एक बटा ये कंडीशन कहीं बीच में थी, फिर एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन यहाँ कहीं है, एक कंडीशन आपकी यहाँ कहीं है, और एक कंडीशन यहाँ कहीं है। इस तरह से, सही है, इस तरह से। अब आप देखो क्या हुआ कि ये जो, जब ये घूम रहा था, तो जब घूम रहा था तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ही इधर जाने की कोशिश कर रहा था। इसकी जो डायरेक्शन थी बच्चे वो पहले इधर थी, ठीक है, ये देखो, पहले जो इसकी डायरेक्शन थी बच्चे वो इधर, ये डायरेक्शन थी, सही है, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, एकदम 90 डिग्री। फिर क्या हुआ, फिर ये देखो, फिर इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे बनी। पहले डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, फिर डायरेक्शन कुछ ऐसी हुई, ये भी 90 डिग्री है, ठीक देख रहे हो। फिर डायरेक्शन कुछ ऐसी हुई, है ना, फिर डायरेक्शन बेटा कुछ ऐसी हुई, ये भी सब 90 डिग्री है, देख रहे हो ना, दीज आर ऑल 90 डिग्रीज। यानी कि ये पत्थर हमेशा ऐसी ही दिशाओं में घूमेगा, मतलब जाने की कोशिश करेगा बच्चे। ये सब 90 डिग्री हैं आपस में, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपस में, 90 डिग्री हैं, ठीक। जब दिवाली पे पटाखे जलाते हो तो एक आती है, उसको कहते हैं चक्रगिन्नी, है ना, चक्री जिसको हम कहते हैं। तो जब चक्री चलती है ऐसे ऐसे करके, देखा है कभी चक्री चलते हुए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि अगर मैं पूछूं कि चक्री के द्वारा लगाया गया बल कितना है, आप बोलोगे 0। क्यों, क्योंकि चक्री ऐसी घूमती है, पता है आपको। तो हर डायरेक्शन में, मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी दिशा बदलती है। तो यहाँ पे विस्थापन अगर आप देखें तो यहाँ पे विस्थापन 0 हो रहा, हर समय पे चेंज हो रही है डायरेक्शन, है ना। इस बात को समझो। चलो खैर, उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिलहाल के लिए हमें ये चीज़ समझनी है कि जैसे ये सेंटर है,
है ना, अगर ये सेंटर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो बेटा, अगर ये सेंटर है तो जो धागा है, धागा तो हमेशा बंधा हुआ है पत्थर के साथ, है ना, जो धागा है वो तो हमेशा बंधा हुआ है। तो अगर बंधा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बात बोलेंगे भाई साहब कि ये देखो, ये है धागा, ऐसे बंधा होता ना धागा हमेशा। तो ये धागे की बेटा जो आप देख रहे हो ना, ये जो धागा बांध रखा है आपने, अगर आप ध्यान से देखें तो ये धागे की रेडियस बन चुकी, मतलब धागा जो है ये इस वृत्त की रेडियस बन चुका है, देख रहे हो। और ये रेडियस जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों, ये जो रेडियस आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री बना रही है इसकी मूवमेंट से, देख रहे हो। तो ये सब 90 डिग्री है कि नहीं है, देखो ये और ये, देखो ये और ये 90 डिग्री पे है कि नहीं, आप खुद बताओ। 90 डिग्री है इन दोनों के बीच का, ये और ये 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री। आप देखो सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, गारंटी है, पक्की बात। तो अगर ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया, भैया फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स तो लग ही रहा है, क्योंकि तभी तो वो घूम रहा है, अगर फोर्स नहीं होता तो घूमता कैसे। तो फोर्स तो है, और फोर्स जो है जब लग रहा है तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और ये क्या है, ये आपकी डोरी है, तो ये डोरी में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो डोरी और ये फोर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि क्योंकि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल जो है और जो वृत्त की त्रिज्या है, उन दोनों के बीच में क्योंकि 90 अंश का कोण है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी बल शून्य है, सॉरी कार्य शून्य है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। खैर इस एग्जाम्पल के ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी के लिए आपको ये एक एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, बाकी के एग्जाम्पल से हम बाद में बात करेंगे, सही है। चलो समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, सारे बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया से एकदम, है ना। तो कल वाली क्लास में जो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल के दिन, तो हम इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मैं आपको थ्योरी वगैरह लिखवा दूंगा, और थ्योरी लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के ऊपर आ जाएंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे। लगभग 2 दिन आपको एनर्जी पढ़नी है, और एनर्जी पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पावर को देखेंगे, तो कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, ज़्यादा नहीं, अब बस बहुत ज़्यादा 2-3 क्लासेस की थ्योरी है, टॉपिक खत्म बढ़िया से, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच, मजे करिए, बाय बाय।